बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो लेसन हम लोगों ने स्टडी करना है दैट इज़ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। हमने इससे पहले स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखी, स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखी और डेफिनेशन के बाद हमने उसका मैथमेटिकल रिलेशन देखा कि A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये उसका मैथमेटिकल रिलेशन। A इज द फर्स्ट वेक्टर, B इज द सेकंड वेक्टर, इनके दरमियान डॉट लिखना कंपलसरी है। ये जो A है ये फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, ये जो B है ये सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और ये जो थीटा है ये इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल है। ठीक हो गया। अब ये जो थीटा है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस थीटा की बेस के ऊपर हम इसकी कम से कम 3 प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। इस थीटा की बेस के ऊपर हम इस वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट की 3 प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। हमारे पास ये जो दो वेक्टर हैं, वेक्टर A एंड B, फर्ज कीजिए अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों, पैरेलल वेक्टर्स हों, अच्छा एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, और परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। अगर ये वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर्स हों तो इसका मतलब है दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। जब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी तो मैंने आपको बताया होगा कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो कितने डिग्री होगा, 0 डिग्री। और अगर दोनों वेक्टर्स A और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो फिर दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। और अगर आपके पास वेक्टर A एंड B दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं तो दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ये 3 चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो एंगल 0 डिग्री, अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल है तो एंगल 180 डिग्री, और अगर वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो एंगल कितनी डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, मैंने आपको टेबल भी बना के दिया था कि अगर आपके पास 0 डिग्री हो तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह अगर आपके पास एंगल 90 डिग्री हो तो cos 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। और इसी तरह अगर आपके पास cos 180 डिग्री आप ले लें तो हमें पता है cos 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। लीजिए अगर ये 3 बातें आपको, ये 3 पॉइंट्स अगर आपको क्लियर है तो हमारी 3 प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो जाएंगी। फर्ज कीजिए मैं यहीं से इसको कैरी करूंगा कि आपके पास cos 0 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। ये मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं ताकि बात याद भी रहे। अब आ जाता है जी, प्रॉपर्टी आ जाती है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स, ये हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको हमने स्टडी करना। अब जब मैंने पैरेलल वेक्टर्स कहा तो इसका मतलब है वेक्टर A और B दोनों सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो आप इधर लिखेंगे A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन A एंड B। सिंस वेक्टर A एंड B आर पैरेलल तो एंगल कितने डिग्री होगा बताइएगा, 0 डिग्री। और साथ डायग्राम आपने लाजमी बनानी है। ये वेक्टर A हो जाएगा और ये वेक्टर क्या हो जाएगा, B। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन 1 बिकम्स A डॉट B इज इक्वल टू A एज इट इज, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड
cos of 0 degree, A dot B is equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B. cos 0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो आपके पास A डॉट B इज इक्वल टू A B आपके पास। लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया। इज दैट क्लियर? अब इस रिलेशन का रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिजल्ट को ध्यान से देखिएगा। मैं रिजल्ट क्या लिखूंगा? सो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द जी, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और ये किसका मैग्नीट्यूड है? दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। मैं मल्टीप्लाई की जगह क्या टर्म यूज कर सकता हूं? प्रोडक्ट। इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। कि स्केलर प्रोडक्ट हो अगर और दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो वो इक्वल होते हैं उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। यही द रिजल्ट था। इज दैट क्लियर? ये मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया है कि आपने प्रॉपर्टीज को किस सेंस में लेकर चलना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन, कोई एक प्रॉपर्टी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी आ सकती है और ये सारा जो है ये बड़ा आप समझ लीजिए बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उस हवाले से भी आपने इसको याद रखना है। इज दैट क्लियर? अच्छा, आगे चलिए जरा। अब आपके पास है इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। मैं यहीं से चल रहा हूं, प्लीज देखिएगा। मुझे बताएगा कोई बच्चा A डॉट B किसके इक्वल होता है? जी, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। अब A और B परपेंडिकुलर हैं तो cos कितना आ जाएगा? 90। वेक्टर्स की डायग्राम लाजमी बनानी है। ये आपके पास वेक्टर B हो गया और दोनों की तरफ एंगल कितना बन गया? 90। तो मेरा भाई ये आपके पास वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जी बताइए, cos 90 किसके इक्वल है? 0 के। तो ये 0 आ गया, तो ये आपके पास क्या आ गया? 0 आ गया। A डॉट B ये आपके पास 0। बच्चे 0 स्केलर होगा, नल वेक्टर नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है मेरा भाई कि हम स्केलर प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं। चूंकि हम स्केलर प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं तो हमारा आंसर स्केलर क्वांटिटी आना चाहिए। हम नल वेक्टर पर जाएंगे जब हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, वो अगला लेसन आ रहा है हमारा, ठीक है? यहां पर स्केलर ही होगा। इसका रिजल्ट क्या लिखोगे आप लोग? सो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। देखिए मैंने 0 लिखा है, मैंने नल वेक्टर नहीं लिखा। सो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? कोई मसला तो नहीं है यहां तक? अच्छा, अब इन्हीं दो प्रॉपर्टीज को अगर हमने यूनिट वेक्टर की टर्म में डिस्कस करना है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा और इसमें बड़े आला किस्म के MCQs बनते हैं। मसलन अगर मैं पैरेलल वेक्टर्स को डील कर रहा हूं, इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, और इनको मैंने डील करना है इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर मुझे अगर डील करना है। अब जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात। जब मैं कह रहा हूं दो वेक्टर्स पैरेलल है, बात को समझाने के लिए मैं कह रहा हूं अगर ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, दोनों पैरेलल हैं तो दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। अगर A वेक्टर आपका x एक्सिस के अलोंग है तो मेरा भाई B भी किसके अलोंग होना चाहिए? अगर A आपका y के अलोंग है तो B भी, और अगर A आपका z एक्सिस के अलोंग है तो B भी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये सपोज करता हूँ A इज अलोंग x एक्सिस
तो एक्स एक्सिस के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, आई। तो मैं फर्स्ट वेक्टर आई ले रहा हूं यूनिट वेक्टर विच शोज दैट फर्स्ट वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस। अब चूंकि दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो अगर पहला वेक्टर फर्स्ट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो मेरा भाई दूसरा वेक्टर भी किसके अलोंग होगा, तो उसके लिए भी कौन सा यूनिट वेक्टर, आई। तो ये आ जाएगा आई डॉट, इसलिए आएगा कि हम स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं और साथ में फिर ये आई आ जाए, आई डॉट आई। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब मैं इसको डील करूंगा जी। बाय डेफिनेशन किसके इक्वल था, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर। जी फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, आई है। बताइए आई कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। कैसे पता चला यूनिट वेक्टर है, कैप की वजह से पता चला। तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखें, ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका है कि आप यूनिट वेक्टर एज इट इज लेंगे और साथ दो पैरेलल लाइंस जिसको डिटरमिनेंट या मॉड कहते हैं वो आप ड्रा कर देंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जी सेकंड वेक्टर भी कौन सा है, आई ही है ना, तो मेरा भाई ये साथ फिर से आई आ जाएगा। और कॉस ऑफ, जी मुझे बताइए ए और फर्स्ट दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितने डिग्री है, बोलो 0 डिग्री है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस 0। सो यू हैव आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हमने डेफिनेशन यूनिट वेक्टर की क्या पढ़ी हुई है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। तो ये 1 आ गया, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी 1 आ गया। और हमें पता है cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ये भी हमें पता है, ठीक है। साइड पर रेफरेंस प्लीज दे दीजिएगा कि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो मेरा भाई आई डॉट आई किसके इक्वल आ गया, 1 के। याद रहेगा। इसी तरीके से आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, मैंने कल चेक करना है कि आपने जे डॉट जे, के डॉट के दोनों को प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल आते हैं या नहीं आते। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई मसला किसी को? ठीक है। अब इन्हीं यूनिट वेक्टर्स को लेकर चलते हैं इन टर्म ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स में आइए जरा। अच्छा, अगर एक वेक्टर लेट से ये ए है, दूसरा वेक्टर बी है, ठीक, तो एक वेक्टर मैंने लिया है अलोंग वाई एक्सिस और एक वेक्टर लिया है अलोंग एक्स एक्सिस आई। तो एक यूनिट वेक्टर आई होगा, दूसरा क्या होगा, जे। आई एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और जे जो है वो वाई। तो मैं इधर लिखूंगा आई डॉट जे इज इक्वल टू, जी मेरा भाई फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इधर फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, आई, सेकंड वेक्टर कौन सा है, जे, कॉस ऑफ द थीटा बिटवीन आई एंड जे। आई किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, जे किसके अलोंग है, एक्स और वाई के दरमियान एंगल कितने डिग्री, 90 डिग्री। साइड पर रेफरेंस लाजमी दे देना है कि एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। आई डॉट जे इज इक्वल टू 1। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये कौन से वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। कैसे पता चला ये यूनिट वेक्टर है, कैप है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कैसे पता चला हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, लाइंस बनाएंगे, ठीक है, शाबाश। तो cos 90 0, तो आपके पास आई डॉट जे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, मतलब 0। सो आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। इसी तरह आप देखेंगे जे डॉट के इज इक्वल टू 0 एंड के डॉट आई इज इक्वल टू 0। ये भी आपका होमवर्क है, ये आपने करके लाना। ये भी, और ऊपर जो मैंने लिखा था वो भी आपका होमवर्क है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला है तो मुझसे पूछ ले
फिर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ जाऊँ। कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? सबको क्लियर है? अच्छा जी, हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स भी हो गया, परपेंडिकुलर वेक्टर्स भी हो गया। अब एंटी पैरेलल वेक्टर्स की तरफ हम जाएंगे। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब आपको ये टेबल याद होना चाहिए। ये जो मैंने बनाया इधर एक ग्राफ सा, ये इसको ट्री कह लीजिए, जो मैप कह लीजिए, जो भी कह लें आप, ये आपको अब याद होना चाहिए। जब मैं टर्म यूज कर रहा हूं एंटी पैरेलल, तो कॉमन सेंस है दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है? ऑपोजिट है। दोनों के दरमियान एंगल कितने डिग्री है? cos 90 किसके इक्वल, cos 180 किसके इक्वल होता है? इज दैट क्लियर? ठीक है। नाउ एस ए डॉट बी is equal to a b cos theta, since vector a and b are anti-parallel। a और b एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, तो आपके पास थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? बोलिए प्लीज। 180 डिग्री। जी साथ क्या बनाना जरूरी है? डायग्राम। ये वेक्टर ए ले लीजिए, ये वेक्टर आप बी ले लें, किसी एक साइड पर ए ले लें, किसी एक साइड पर बी ले लें, इसमें कोई मसला नहीं है, और ये 180 डिग्री आ जाएगा। तो आपके पास ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री। ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड cos 0 सॉरी -1, थैंक यू, cos 180 डिग्री -1 की इक्वल हो गया। तो a डॉट बी वुड बी इक्वल टू -a। a डॉट बी इज इक्वल टू -a। इज दैट क्लियर? रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। रिजल्ट क्या होगा? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू, जी आगे क्या लिखूंगा? एंटी पैरेलल वेक्टर्स लिख लेंगे। इज इक्वल टू द, जी ये इक्वल का साइन है, इक्वल के साथ कौन सा साइन आ रहा है? इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। और कीजिए, बिल्कुल वही डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है जो पैरेलल के लिए लिखी थी, जस्ट बीच में क्या वर्ड ऐड हो रहा है? नेगेटिव, बाकी सारी वही है। इज दैट क्लियर? प्लीज इसको देख लीजिए, कोई मसला तो मुझे बताइए। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आपसे डिस्कस करनी है, इसको नोट कर लीजिए। जी क्लियर सबको? कोई मसला तो नहीं है? चलिए, उस प्रॉपर्टी की मैं पहले हेडिंग नहीं दूंगा, मैं पहले बात को समझाऊंगा, जो रिजल्ट निकलेगा फिर उस रिजल्ट की बेस के ऊपर हम उस प्रॉपर्टी का नाम रखेंगे, और वो प्रॉपर्टी आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है, वो आप जैसे ही रिजल्ट देखेंगे आपको आइडिया होगा। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये मेरे पास आ गया। अब मैंने यहाँ पर ए को फर्स्ट वेक्टर लिया और बी को सेकंड वेक्टर लिया। जो मेरा फर्स्ट वेक्टर होगा पहले उसी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, जो मेरा सेकंड वेक्टर होगा बाद में उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल आ जाएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं पहले बी वेक्टर ले लेता हूं और ए वेक्टर मैं बाद में ले लेता हूं। बी डॉट ए ले लेता हूं मैं, ठीक है, और
बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होगा? बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द थीटा बिटवीन ए एंड दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल। अब यहां पर थोड़ी सी बात मैंने आपको समझानी। मैं इधर ए बी लिख रहा हूं, साथ लिख रहा हूं कॉस ऑफ थीटा, इधर लिख रहा हूं बी ए और साथ लिख रहा हूं कॉस ऑफ थीटा। जब मैं इसको कह रहा हूं ए और बी, इसका मतलब है ए कोई वेक्टर है जिसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, और बी भी कोई वेक्टर है जिसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा। वही बी मैं इधर लिख रहा हूं, वही ए मैं इधर लिख रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसको बी कहा है तो इसको भी बी कहा है, मतलब ये दोनों सेम वेक्टर हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। मैंने इसको ए कहा है, इसको भी ए कहा है, तो ये दोनों सेम वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है। क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी डिफरेंट होते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज भी डिफरेंट होते, तो फिर मैंने इसको ए नहीं कहना था, फिर मुझे इसको ए प्राइम या ए वन कहना पड़ता। बात को समझ आई? अच्छा, अब ये मैंने ये भी थीटा लिया, ये भी थीटा लिया, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल भी क्या है? सेम। कोई चीज वेरी नहीं है, सिर्फ एक चीज तब्दील हो रही है, क्या? कि इन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैंने ऑर्डर चेंज किया। अगर इधर ए भी लिखा है तो इधर बी ए लिख दिया। मैं बात समझा पाया या नहीं? ठीक है। अच्छा, अब बात को समझने के लिए अज्यूम कर लीजिए ए की कोई वैल्यू है, बी की भी कोई वैल्यू है, और दोनों के दरमियान बनने वाले एंगल की भी कोई वैल्यू है, ताकि बात अगर वैल्यूज देखकर समझेंगे ना तो बात को समझना आसान हो जाए। फर्ज करें मैं ए को वैल्यू दे रहा हूँ 5, बी को वैल्यू दे रहा हूँ 2, और दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल है 60 डिग्री। आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। तो अगर ये सारी वैल्यूज ऐसे ही मैं लूँ तो ए बी कॉस थीटा, जी ए की वैल्यू क्या है? 5, बी की क्या है? 2, कॉस 60 एज इट इज, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कॉस 60, कैलकुलेटर से देखेंगे तो 0.5 आएगा, मतलब 1/2 आएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या बची? 5। अब इधर से मैं वैसे आगे कैलकुलेशन ना भी करूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने लिया है ए बी कॉस थीटा। अगर मेरा भाई आप बी ए ले लें तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या कोई फर्क होता है? नहीं। तो ये सारा आर्गुमेंट देते हुए ये वैल्यूज जस्ट इस वजह से दी ताकि आप बात को समझ लें। तो फिर मैं कह सकता हूं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, इनमें कोई फर्क नहीं कि ए का मैग्नीट्यूड ले लें, बी का मैग्नीट्यूड ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, फिर चाहे बी को पहले मल्टीप्लाई कर पहले ले लें और ए को बाद में ले लें, इसमें रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 के इक्वल है, तो अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो वो भी किसके इक्वल होगा? 10 के इक्वल होगा मेरा भाई, और किसके इक्वल होगा? इज दैट क्लियर? तो ये आर्गुमेंट देते हुए मैं क्या करूंगा, जरा गौर से देखिएगा। अब आपने घबराना नहीं है, ठीक है? तो आपके पास इक्वेशन 2 बिकम्स इक्वेशन 2 बिकम्स जी b डॉट ए एज इट इज। ध्यान इक्वेशन 2 पर होना चाहिए। b डॉट ए एज इट इज, ये क्या है? बी ए। जी बी ए किसके इक्वल है? तो मैं इसकी जगह पर a भी लिख सकता हूं, कोई एतराज? 7 cos थीटा। इस पर अगर कोई मसला है तो मेरा भाई मुझसे पूछ लीजिए। इक्वेशन 2 पर ध्यान दीजिएगा। b डॉट ए एज इट इज इक्वल एज इट इज, ये बी ए है, इस बी ए को मैंने किसके इक्वल कर दिया? ए बी। तो ये ए बी आ गया कॉस ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब मैं फिर इसको बॉक्स कर रहा हूँ बात को समझाने के लिए, ताकि बॉक्स करते ही आपको मैसेज कन्वे हो जाए। दिस इज ए बी कॉस ऑफ थीटा एंड दिस इज आल्सो ए बी कॉस ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर? और जब दो इक्वेशंस की राइट साइड्स इक्वल हो तो लेफ्ट साइड्स भी क्या होती हैं? जब दो इक्वेशंस की राइट साइड इक्वल हो तो लेफ्ट साइड भी क्या होती हैं? या लेफ्ट साइड इक्वल हो तो राइट साइड भी इक्वल होती हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 आपके पास आ जाएगा a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट। स्टूडेंट्स, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। आप फाइनल रिजल्ट के ऊपर गौर कीजिए। कितना टाइम है हमारे पास? टाइम कितना रहता है?
अच्छा, फाइनल रिजल्ट के ऊपर गौर कीजिएगा बच्चों। ए डॉट बी में आपके पास कोई एक रिजल्ट आएगा और ये मुझे बता रहा है कि अगर मैंने दो वेक्टर्स लिए हैं, उन दोनों वेक्टर्स में से मैंने एक फर्स्ट वेक्टर ले लिया, दूसरा सेकंड वेक्टर ले लिया, उसका कोई रिजल्ट आया। अगर पहला जो मैंने ऑर्डर रखा हुआ था, जो तरतीब रखी हुई थी, अगर मैं उसको चेंज भी कर दूं तो रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी को, इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? फिर से बोलिएगा प्लीज। सो दैट्स व्हाई आई कैन से दैट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज ओबे कम्यूटेटिव लॉ। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज ओबे कम्यूटेटिव लॉ। प्लीज ये रिजल्ट नोट कर लीजिए। Scalar product of two vectors does obey commutative scalar product of two vectors does obey commutative law. This is very 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 important property. इसको आपने बोलना नहीं है, याद रहेगी। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर छोटी छोटी बातें जरा सुननी चाहिए। मैंने पहले ये जानबूझ के आपसे शेयर नहीं की थी। मेरा भाई, अगर i डॉट जे 0 के इक्वल है तो फिर इसका मतलब है j डॉट आई भी किसके इक्वल होगा? क्योंकि ऑर्डर के चेंज करने से रिजल्ट पर कोई फर्क है। इसी तरह k डॉट j भी किसके इक्वल होगा? 0 के। इसी तरह i डॉट k भी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट डज ओबे कम्यूटेटिव लॉ। बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट डज ओबे कम्यूटेटिव लॉ। इज दैट क्लियर? आज के लेसन की लास्ट प्रॉपर्टी, बाकी जो एक दो प्रॉपर्टीज रह गई हैं वो हम कल स्टडी करेंगे। और इसमें दो तीन बड़े तगड़े किस्म के एमसीक्यूज हैं, वो भी ज़रा आपने समझने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रॉपर्टी है, इसके दो मुख्तलिफ किस्म के नाम हैं। मैं शॉर्टकट नाम इसको देता हूँ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट या सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। इसके रिजल्ट से एक बड़ा तगड़ा किस्म का लेसन हमें मिलेगा, उस लेसन को हमने समझना है। अब सेल्फ डॉट प्रोडक्ट या सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट है, या कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ। एक वेक्टर का उसी के साथ स्केलर प्रोडक्ट, इसका मतलब मैं एक सिंगल वेक्टर लूंगा तो उसका उसी के साथ स्केलर प्रोडक्ट लूंगा, तो आई हैव ए डॉट ए इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, टू सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब सेकंड वेक्टर भी क्या है? ए है। और cos g एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो वेक्टर ए जिस तरह का भी आप इमेजिन करें, अगर दूसरा भी ए है तो वो हूबहू वैसे ही होगा। इसमें दोनों की डायरेक्शंस क्या होगी? सेम। जब सेम होगी तो क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो आपके पास cos 0 डिग्री आ गया। सो यू हैव a डॉट a इज इक्वल टू ए स्क्वायर। cos 0 किसके इक्वल होता है? 1 के। तो a डॉट a इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूँ। इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये तो मैंने लिख दिया स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अब अगली बात जरा समझिए यार, ये बड़ी अहम बात है कि मैं ले रहा हूं स्केलर प्रोडक्ट। इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हमारे पास जो आंसर आता है, हमारे पास जो आंसर आता है वो कौन सी क्वांटिटी आती है? स्केलर क्वांटिटी। हमारे पास जो आंसर आता है वो कौन सी क्वांटिटी आती है? स्केलर। ये बात आपने याद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए स्क्वायर है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स
इफ यू हैव एनी वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता है कि एक क्वांटिटी वेक्टर है, लेट्स से वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी का वेलोसिटी के साथ ही स्केलर प्रोडक्ट लोगे तो क्या आ जाएगा, v स्केयर। अब जब ये वेलोसिटी स्केयर की फॉर्म में आ गई, नाउ दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या बन गई, सो मैं कह सकता हूं स्केयर ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केयर ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर आपको कहीं पर एक वेक्टर क्वांटिटी नजर आ जाए, आपको पता हो वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन उसके ऊपर उस रिलेशन में क्या लिया गया हो, स्केयर लिया गया हो, तो अब आप कहेंगे नो दिस इज नो मोर वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब उसका सिर्फ क्या दिया जाएगा, मैग्नीट्यूड दिया जाएगा, उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। एग्जांपल सर, एग्जांपल दे दीजिए। एग्जांपल देने लगा मुझे, आपने एक जाना माना रिलेशन पढ़ा हुआ है काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, हाफ एम वी स्केयर, हाफ एम वी स्केयर। अब वी क्या थी, वेलोसिटी थी। क्या थी वी, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, लेकिन अब आपने उसका क्या ले लिया, स्केयर ले लिया। तो अब इसकी नेचर क्या बन गई, स्केलर बन गई। तो ये भी स्केलर, मैस भी स्केलर, नंबर ऑलरेडी स्केयर है, लिहाजा आपकी जो एनर्जी है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। ये याद रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2 m एज इट इज v डॉट v, ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। लेकिन जब आप वो रिलेशन पढ़ते, चूंकि वहां पर आपने ये स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को नहीं स्टडी किया होगा, लिहाजा। तो मेरा भाई आपने सेंटेंस याद रखना है, स्केयर ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर कहीं पर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, लेट्स से p मोमेंटम है, ठीक है, p मोमेंटम है, तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर आप इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखेंगे तो इट वुड बी p स्केयर ओवर 2m। तो यहाँ पर p का स्केयर आ गया, तो ये स्केलर क्वांटिटी बन गया। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।